दोस्तों, इस वीडियो में हम पाचन तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। जो भोजन हम करते हैं उसका पाचन किस प्रकार से होता है, पाचन कहाँ से शुरू होता है, किस प्रकार से पाचन होता है, किस प्रकार से हमें ऊर्जा मिलती है, भोजन से ऊर्जा हमें किस प्रकार से मिलती है। तो इन सभी चीज़ों के बारे में इस वीडियो में हम अध्ययन करेंगे। तो दोस्तों, इस प्रकार का होता है पाचन तंत्र। मुख से शुरू होकर पाचन तंत्र आखिर भाग तक जाता है, इधर पूरा जाता है आखिर तक। ये दोस्तों होती है ग्रास नली, ये होती है ग्रास नली। इधर हो गया हमारा मुख, इधर हो गया ये लीवर, इधर हो गया ये पेट, स्टोमक जिसको बोलते हैं। अंदर की ये आंत हो गई, ये छोटी आंत होती है। और इसके बाद ये जो है तो ये बड़ी आंत होती है। इस प्रकार से इन सभी चीज़ों के बारे में हम फुल डिटेल में पढ़ेंगे, सारी जानकारी देखेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को हम शुरू करते हैं। दोस्तों, पाचन की शुरुआत जो है तो मुख गुहा से ही शुरू हो जाती है, यानी कि मुंह से ही पाचन की शुरुआत हो जाती है। मुंह में जैसे ही हम भोजन डालते हैं, अपने मुंह में जैसे ही हम भोजन डालते हैं तो दांत जो है तो भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित करना शुरू कर देते हैं। उसके बाद दोस्तों लार ग्रंथि, लार ग्रंथियों में से कुछ एंजाइम्स निकलते हैं जो हमारे भोजन को पचाने में मदद करते हैं। दोस्तों, एंजाइम्स जो होते हैं तो ये पाचन का कार्य करते हैं। एंजाइम भोजन को पचाने में मदद करते हैं, लेकिन हार्मोन्स के द्वारा कोई भी पाचन नहीं होता। हार्मोन्स भोजन का पाचन नहीं करते। हार्मोन्स ये रक्त में पाए जाते हैं, तो इनको आप लोगों को ध्यान रखना है। एंजाइम्स जो है तो भोजन का पाचन करते हैं। दोस्तों, पाचन में जीभ और ग्रास नली, इन दोनों का कोई योगदान नहीं है। ग्रास नली की लंबाई जो है तो 25 सेंटीमीटर होती है। तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि जीभ और ग्रास नली जो होती है ये भोजन में कोई काम नहीं करते। ग्रास नली भोजन को मुंह से पेट तक पहुंचाने का रास्ता है, बस पाचन का काम नहीं करता। और जीभ का कोई योगदान नहीं है पाचन में। तो इन दोनों चीज़ों को आप लोगों को ध्यान रखना है। जीभ और ग्रास नली, पाचन में कोई योगदान नहीं है इनका। दोस्तों, पाचन जो है तो मुख से ही शुरू हो जाता है। तो सबसे पहले हम दांत के बारे में पढ़ेंगे। इनमें पाचन में हम उन चीज़ों को पढ़ेंगे जो पाचन में मदद करते हैं। तो दोस्तों, हम दांत से शुरुआत करते हैं। दांत का अध्ययन ओडोंटोलॉजी कहलाता है। दोस्तों, यहाँ पर आप लोग समझिएगा, दांत की संरचना कुछ इस प्रकार की होती है। दांत की संरचना कुछ इस तरह से होती है। ये जो पहली परत होती है इसे इनामेल कहते हैं, इनामेल कहते हैं। पहली परत जो होती है ये वाली जो भाग है, ये वाला, इसे इनामेल कहते हैं। सफ़ेद जो दिखता है हमको, सफ़ेद कैल्शियम फास्फेट के कारण दिखता है दांत। कैल्शियम फास्फेट होता है, कैल्शियम का बना होता है हमारा दांत। तो ऊपरी भाग जो है तो ये कैल्शियम फास्फेट का बना होता है, इसे इनामेल कहते हैं। इसका जो अंदर का भाग होता है, दूसरा भाग, दूसरी परत जो होती है, ये डेंटाइन होता है। ये जो है तो डेंटाइन होता है, ये दूसरी परत होती है, इसे डेंटाइन कहा जाता है। और दोस्तों, इसके अंदर का भाग जो है ये, जिसे हम चेम्बर कहते हैं, ये मांस का बना होता है। ये दोस्तों जो है तो मांस का बना होता है। जैसे दांतों में झंझनाहट होती है तो इसी चेम्बर की वजह से झंझनाहट होती है। जैसे ऊपर का ये डेंटाइन वाला भाग घिस गया, डेंटाइन भाग घिस गया, इसके ऊपर का इनामेल वाला भाग भी घिस गया, तो यहाँ पे अंदर झंझनाहट महसूस होती है, क्योंकि ठंडा पानी सीधे मांस से लगता है। ठंडा या फिर गर्म खाने से जो झंझनाहट होती है वो सीधे मांस से लगता है, तो इस प्रकार से हमें झंझनाहट महसूस होती है। तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि ऊपरी परत इनामेल होती है, वो घिस गई, उसके अंदर की परत डेंटाइन भी घिस गई, तो चेम्बर्स आ जाता है, यानी कि मांस आ जाता है। इसी में ठंडा गर्म लगने से हमें झंझनाहट महसूस होती है। और जो दांत होता है दोस्तों हमारा, ये जो दांत होता है ये मसूढ़ा में गड़ा होता है। हमारे मुंह के मसूढ़ों में, दाढ़ में गड़ा होता है इस प्रकार से। तो इस प्रकार से आप लोगों को जो है तो इन चीज़ों को ध्यान रखना है। दोस्तों, अब हम दांत का समझते हैं। दोस्तों, दांत चार तरह से होते हैं, चार भागों में हम बांट लेते हैं दांतों को। सामने के ये दो दांत हो गए, ये तीसरा दांत हो गया, इसके बाद दो दांत हो गए, इसके बाद तीन दांत और हो गए। तो दोस्तों, ये जो दो दांत होते हैं सामने के, इन्हें इंसीजर कहते हैं, यानी कि कृंतक।
कृंतक, ये 2 दांत होते हैं। और ये जो नुकीला वाला दांत होता है, ये साइड में नुकीला दांत जो होता है, इसे कैनाइन कहते हैं, यानी कि रदनक, रदनक कहते हैं। ये एक दांत, एक साइड में एक दांत पाया जाता है। इसके बाद दोस्तों प्रीमोलर आते हैं। ये 2 दांत जो हैं तो ये प्रीमोलर हो गए। ये 2 दांत जो है तो प्रीमोलर हो गए, यानी कि अग्रचौवर्णक, अग्रचौवर्णक हो गए। ये 2 दांत जो है तो अग्रचौवर्णक हो गए। ये 2 दांत पाए जाते हैं एक साइड में। इसके बाद दोस्तों मोलर होते हैं। ये 3 दांत जो आखिर के हैं, जिन्हें दाढ़ कहते हैं, दाढ़, 3 दांत जो आखिर के हैं तो ये 3 दांत हो गए चौवर्णक। ये हो गए चौवर्णक 3 दांत। तो दोस्तों ये एक साइड के दांत हैं। दांत 4 तरह के होते हैं। कृंतक हो गए, कृंतक में 2 दांत पाए जाते हैं। रदनक में 1 दांत पाया जाता है। अग्रचौवर्णक में 2 दांत पाए जाते हैं और चौवर्णक में 3 दांत पाए जाते हैं एक साइड में। ये एक वयस्क मनुष्य में दांत होते हैं। तो दोस्तों कृंतक में 2 दांत हो गए, रदनक में 1 दांत हो गया, अग्रचौवर्णक में 2 दांत हो गए और चौवर्णक में 3 दांत हो गए। इस प्रकार से दोस्तों दांतों की संख्या होती है। दांत दांत में 4 साइड होते हैं। एक साइड का ये हो गया, दूसरे साइड का इधर हो गया। इसी तरह ऊपर भी दोस्तों एक साइड इधर, एक साइड उधर, तो 4 हो गए। इसलिए इसमें हमें दोस्तों 4 का गुणा करना होगा। तो 4 दूना 8 हो गए। 8 दांत कृंतक हो गए, प्लस 4 एकम 4, 4 दांत रदनक के हो गए, प्लस 4 दूना 8, 8 दांत अग्रचौवर्णक के हो गए, प्लस 4 तिहाई 12, 12 दांत चौवर्णक हो गए। तो दोस्तों इस प्रकार से 32 दांत होते हैं टोटल। इस प्रकार से आप लोगों को ध्यान रखना है। चलिए हम एक बार और समझते हैं। ये दोस्तों एक साइड ये हो गया, दूसरा साइड ये हो गया। इधर से हम बांट देंगे, आधा आधा कर देंगे। इसी तरह दोस्तों ऊपर भी होता है, एक साइड इधर, एक साइड इधर। तो दोस्तों ये 2 दांत जो हो गए इंसीजर हो गए। इंसीजर में 2 दांत हो गए, एक साइड में 2 दांत हो गए। इधर भी इंसीजर के 2 दांत हो गए। इधर ही ये वाला दांत जो हो गया दोस्तों, ये केनाइन हो गया, केनाइन का 1 दांत है। इसी प्रकार से दोस्तों केनाइन का 1 दांत इधर हो गया। इसी तरह दोस्तों प्रीमोलर यानी कि अग्रचौवर्णक, प्रीमोलर में 2 दांत हो गए इधर, अग्रचौवर्णक 2 दांत हो गए इधर, 2 दांत इधर हो गए अग्रचौवर्णक प्रीमोलर में। इसी तरह दोस्तों 3 दांत मोलर के हो गए, चौवर्णक के 3 दांत मोलर के हो गए, चौवर्णक के इधर, और 3 दांत इधर भी हो गए, चौवर्णक मोलर के 3 दांत इधर भी हो गए। तो इस प्रकार से आप लोगों को ध्यान रखना है। सेम टू सेम इसी तरह ऊपर साइड भी होता है दोस्तों, ऊपर साइड भी इसी तरह होता है। तो इनको आप लोगों को ध्यान रखना है। इंसीजर 2 दांत हो गए, कैनाइन 1 दांत हो गया, प्रीमोलर 2 दांत हो गए, मोलर जो है तो 3 दांत हो गए एक साइड में। तो इसका फार्मूला जो है तो बनेगा 2 दांत इंसीजर हो गए, 1 दांत कैनाइन हो गया, प्रीमोलर के 2 दांत हो गए और मोलर के जो है तो 3 दांत हो गए। इस प्रकार से ये इसका फार्मूला होता है। इसमें दोस्तों आप लोग 4 का गुणा करोगे, मल्टीप्लाई बाई 4। तो 4 का गुणा करने से सारे दांतों की संख्या जो है तो निकल आएगी, कौन कितने दांत टोटल होते हैं। ये फार्मूला एक साइड का है, ये फार्मूला जो है तो एक साइड का है। इसमें 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरा निकल आएगा। इस प्रकार से आप लोगों को ध्यान रखना है। दोस्तों बच्चों में प्रीमोलर नहीं होते, प्रीमोलर दांत नहीं होते। बच्चों में ये वाले जो दांत होते हैं प्रीमोलर, ये दांत नहीं पाए जाते, प्रीमोलर के दांत नहीं पाए जाते। इधर के जो 2 दांत हैं दोस्तों प्रीमोलर दांत नहीं पाए जाते बच्चों में, और थर्ड मोलर नहीं पाया जाता, यानी कि तीसरा मोलर, ये वाला मोलर नहीं पाया जाता बच्चों में। तीसरा मोलर नहीं पाया जाता और ये दोनों प्रीमोलर नहीं पाए जाते। तो इनको आप लोगों को अच्छी तरह से ध्यान रखना है। तो दोस्तों बच्चों का फार्मूला ये है, इंसीजर पाए जाते हैं, कैनाइन भी पाए जाते हैं, प्रीमोलर एक भी नहीं पाए जाते। बच्चों में प्रीमोलर दांत एक भी नहीं पाए जाते, और मोलर में 3 दांत होते हैं तो बच्चों में सिर्फ 2 ही पाए जाते हैं। आखिरी मोलर नहीं पाया जाता, यानी कि तीसरा मोलर जो है तो नहीं पाया जाता।
तो दोस्तों इसको आप लोगों को ध्यान रखना है, बच्चों में प्री मोलर नहीं होते और तीसरा मोलर जो है तो नहीं पाया जाता। हाथी दांत कौन से होते हैं? जो हाथी के दो दांत दिखते हैं बड़े बड़े, वो कौन से होते हैं? तो उन्हें केनाइन कहते हैं दोस्तों। केनाइन, ये साइड वाला दांत जो होता है केनाइन। केनाइन, साइड का जो चोखा चोखा बड़ा सा दांत दिखता है ये होता है केनाइन। तो ये यही दांत जो है तो हाथियों में दिखते हैं, बाहर निकल आते हैं। अकल दाढ़ किसे कहते हैं? तो ये तीसरा मोलर कहलाता है, जो बच्चों में नहीं होता। बच्चों में अकल दाढ़ नहीं होती, इसे ही अकल दाढ़ कहते हैं, तीसरे मोलर को। तो बच्चों में जो है तो तीसरा मोलर नहीं पाया जाता और प्री मोलर दोनों नहीं पाए जाते। प्री मोलर के दो दांत होते हैं तो वो दोनों नहीं पाए जाते। वयस्क मनुष्य में ये फार्मूला होता है, दो दांत इंसीजर हो गए, एक दांत केनाइन हो गया, प्री मोलर के दो दांत हो गए और मोलर के तीन दांत हो गए। इनमें हम 4 का गुणा करेंगे तो सारे दांतों की संख्या निकल आएगी। इस प्रकार से दांतों को आप लोगों को ध्यान रखना है। दोस्तों दांतों की बर्बादी यानी कि दांतों का क्षरण फ्लोरीन के कारण होता है। दांतों का क्षरण जो है तो फ्लोरीन के कारण होता है। दांतों में खनिज लवण समझते हैं। दांतों में दोस्तों कैल्शियम हाइड्रोक्सी पेप्टाइड ये 89% पाया जाता है। कैल्शियम हाइड्रोक्सी पेप्टाइड ये 89% पाया जाता है। कैल्शियम कार्बोनेट पाया जाता है, कैल्शियम फ्लोराइड पाया जाता है, मैग्नीशियम फास्फेट पाया जाता है। दांतों में के ये खनिज लवण हैं, तो इनको आप लोगों को ध्यान रखना है। दोस्तों दूधिया दांत जो होते हैं उनकी संख्या 20 होती है, यानी कि ये ऐसे दांत होते हैं जो एक बार उगने के बाद, बच्चों में ये दांत एक बार उगने के बाद टूट जाते हैं, उसके बाद दोबारा उगते हैं। तो दूधिया दांत, दूध वाले दांत 20 हो गए और 2 बार उगने वाले दांतों की संख्या भी 20 हो गई, क्योंकि ये दूधिया दांत जो है तो एक बार टूट गए फिर दोबारा निकलेंगे, तो 2 बार उगने वाले दांतों की संख्या 20 हो गई। एक बार उगने वाले दांतों की संख्या 12 होती है। जो सिर्फ एक बार उगते हैं दांत उनकी संख्या 12 होती है। स्थायी दांतों की संख्या 32 होती है। स्थायी दांत जो हमारे वयस्क मनुष्य में पाए जाते हैं दांत, उनकी संख्या 32 होती है। स्थायी दांतों की संख्या 32 होती है। पूरे जीवन काल में निकलने वाले दांतों की संख्या 56 होती है। दोस्तों पहले दूधिया दांत 20 दांत होते हैं, इसके बाद ये दांत जब टूट जाते हैं तो फिर 20 निकलते हैं। इसके बाद एक बार उगने वाले दांतों की संख्या 12 होती है। तो दोस्तों ये जो है तो टोटल 52 दांत होते हैं। 52 दांत होते हैं। पूरे जीवन काल में कितने दांत निकलते हैं? तो 52 दांत निकलते हैं, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। शरीर का सबसे कठोरतम भाग होता है दांत। शरीर का जो है तो सबसे कठोरतम भाग, शरीर का सबसे कठोरतम भाग दांत हो गया। और शरीर की सबसे मजबूत हड्डी, शरीर की सबसे मजबूत हड्डी जबड़े की हड्डी होती है, तो उसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। दांतों में सफ़ेदी यानी कि चमक कैल्शियम फास्फेट के कारण आती है। दांत जो हमारे इतने सफ़ेद होते हैं, चमक होती है, ये कैल्शियम फास्फेट के कारण होती है। तो इस प्रकार से दोस्तों दांतों के बारे में आप लोगों को सारी जानकारी ध्यान रखना है। और आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब हम देखते हैं लार ग्रंथियाँ। लार ग्रंथियाँ हमारे मुंह में मौजूद अंगों का एक समूह है जो लार का स्राव करता है, लार बनाता है, लार निकालता है, जिससे भोजन का पाचन हो सके। लार स्टार्च को शर्करा में तोड़ देता है। लार ग्रंथियाँ जो होती हैं उनसे निकलने वाले एंजाइम्स जो होते हैं वो स्टार्च को शर्करा में बदल देते हैं। यह स्तनधारियों में पाया जाता है। लार में जल के साथ विभिन्न प्रकार के रसायन पाए जाते हैं। लार ग्रंथियाँ जो होती हैं, जो लार निकलती हैं हमारे मुंह से, उसमें अनेक प्रकार के रसायन पाए जाते हैं जो मुंह के पीएच मान को कंट्रोल करते हैं, मुंह के पीएच मान को नियंत्रित करते हैं, जैसे बलगम, लवण, जीवाणुरोधी पदार्थ और एंजाइम्स। ये सभी चीज़ें लार में पाई जाती हैं। मुख गुहा के ठीक बाहर स्थित ये ग्रंथियां मुख गुहा में लार के रस का स्राव करती हैं। दोस्तों लार ग्रंथियां जो हैं तो ये मुख गुहा के ठीक बाहर स्थित होती हैं, वहीं से ये लार का स्राव करती हैं। लार में मुख्य रूप से 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती हैं। लार में मुख्य रूप से 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती हैं। दोस्तों एक हो गई पैरोटीड, ये गाल में होती है। दूसरी हो गई सबमेंडिबुलर, ये निचले जबड़े के पास होती है। और तीसरी हो गई सबलिंगुअल, ये जीभ के नीचे ग्रंथि पाई जाती है। तो इस प्रकार से आप लोगों को ध्यान रखना है। गाल में पाई जाने वाली ग्रंथि पैरोटीड है। जबड़े के निचले जबड़े में पाई जाने वाली ग्रंथि सबमेंडिबुलर है। सबलिंगुअल जीभ के नीचे पाई जाती है।
दोस्तों पैरोटीड ग्रंथि जो होती है ये सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। सर्प में विष यहीं से निकलता है, सांप में विष जो है तो पैरोटीड ग्रंथि से निकलती है। दूसरी हो गई दोस्तों सबमेंडिबुलर, ये जबड़े निचले जबड़े में पाई जाती है। तीसरी हो गई दोस्तों सबलिंगुअल, ये सबसे छोटी होती है, इन तीनों में से ये छोटी होती है, बड़ी पैरोटीड होती है। लार में कई प्रकार के एंजाइम्स पाए जाते हैं। दोस्तों लार में जो है तो कई प्रकार के एंजाइम्स पाए जाते हैं, जैसे टाइलिन हो गया। टाइलिन ये मंड को माल्टोज में बदलता है, मंड का पाचन करता है, स्टार्च का पाचन करता है। टाइलिन एंजाइम जो होता है ये स्टार्च का पाचन करता है, स्टार्च को माल्टोज में बदल देता है, मंड को तोड़ता है। कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। दोस्तों आप लोगों को ध्यान रखना है, कार्बोहाइड्रेट का पाचन मुख से ही शुरू हो जाता है। कार्बोहाइड्रेट का पाचन जो है तो मुख से ही शुरू हो जाता है। प्रोटीन का पाचन मुख से नहीं होता, लेकिन कार्बोहाइड्रेट का पाचन मुख से ही शुरू हो जाता है। अगला है दोस्तों लाइसोजाइम, अगला एंजाइम है लाइसोजाइम। ये जीवाणुरोधी होता है, कीटाणुओं को भक्षण करता है, कीटाणुओं का जो है तो भक्षण करता है, गंदे कीटाणुओं को मारता है। तीसरा एंजाइम है म्यूलिन, ये भोजन को चिपचिपा बनाता है। जैसे ही हम मुंह में भोजन डालते हैं, थोड़ा चबाते हैं तो भोजन जो है तो चिपचिपा हो जाता है, ये म्यूलिन के कारण होता है। म्यूलिन एंजाइम निकलता है लार ग्रंथि से। इसके बाद है दोस्तों डायस्टेज, ये मंड स्टार्च को पचाता है, मंड या स्टार्च को पचाता है डायस्टेज। दोस्तों आप लोगों को ध्यान रखना है, ये सभी एंजाइम मुख गुहा से निकलते हैं। ये चारों एंजाइम जो है तो मुख गुहा से निकलते हैं। टाइलिन, लाइसोजाइम, म्यूलिन, डायस्टेज, ये सभी एंजाइम्स जो है तो मुख गुहा से निकलते हैं। मेढक और व्हेल में लार ग्रंथियां नहीं पाई जाती, इसको आप लोगों को ध्यान रखना है। मेढक और व्हेल में लार ग्रंथियां जो है तो नहीं पाई जाती। तो इस प्रकार से दोस्तों लार ग्रंथियों को आप लोगों को ध्यान रखना है। ये होती हैं दोस्तों लार ग्रंथि, ये होती है पैरोटीड ग्रंथि। इस प्रकार से होती है पैरोटीड ग्रंथि जो गाल में पाई जाती है। ये जीभ के नीचे पाई जाती है सबलिंगुअल, सबलिंगुअल ग्रंथि जीभ के नीचे पाई जाती है। और दोस्तों निचले जबड़े के नीचे, निचले जबड़े के नीचे ये पाई जाती है, और ये वाली जो है जीभ के नीचे पाई जाती है। तो इस प्रकार से दोस्तों आप लोगों को ध्यान रखना है लार ग्रंथियों को। अब दोस्तों आमाशय देखते हैं। मुख से भोजन हो करके, मुख से भोजन हो करके, यहाँ से भोजन हो करके अब पेट में जाएगा। तो दोस्तों पेट का आकार कुछ इस प्रकार का होता है। तो अब हम पेट में देखेंगे, ये जो है तो दोस्तों थैली नुमा संरचना होता है। पेट हमारा जो है तो थैली नुमा संरचना होती है। यहीं पर भोजन जो है तो 4 से 5 घंटे रहता है। पेट में ही यानी कि अमाशय में ही भोजन 4 से 5 घंटा रहता है। शरीर के बाईं ओर होता है। इसकी लंबाई जो है तो 30 सेंटीमीटर होती है। पेट की लंबाई जो है तो 30 सेंटीमीटर के बराबर होती है। यह थैलीनुमा संरचना होती है। तो दोस्तों भोजन जो है तो मुख से होकर के अब पेट में आ चुका है। तो अब हम यहाँ समझेंगे कि भोजन का पाचन पेट में किस प्रकार से होता है। पेट से कौन कौन से एंजाइम्स निकलते हैं जो भोजन का पाचन करते हैं। दोस्तों पेट में 3 भाग होते हैं। पेट में 3 भाग होते हैं। इस प्रकार का हमारा पेट हो गया, इसमें जो है तो 3 भाग होते हैं। एक भाग इधर का हो गया, दूसरा भाग इधर का हो गया। इस प्रकार से पेट में 3 भाग होते हैं। तो दोस्तों पहला भाग जो होता है इसे कार्डियक कहते हैं। पहले भाग को कार्डियक कहते हैं। इसमें दोस्तों हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है यानी कि HCl अम्ल पाया जाता है। इसमें पहले वाले भाग में HCl अम्ल पाया जाता है जो कीटाणुओं का भक्षण करता है, यानी कि गंदे कीटाणुओं को मारता है, हानिकारक जीवाणुओं को मारता है। दोस्तों यहाँ पर आप लोग ध्यान रखिएगा, HCl की मात्रा जब बढ़ जाती है, यहाँ पर हमारे पेट में HCl की मात्रा जब बढ़ जाती है तो एसिडिटी होती है। HCl एक जहरीला एसिड होता है जो खाने को पचाता है। जहरीला एसिड होता है जो खाने को पचाता है। जब ये बढ़ जाता है, जब HCl की मात्रा बढ़ जाती है, तो जब हमको डकार आती है, जब हम डकार लेते हैं तो ये यहाँ से होते हुए हमारे मुंह तक आ जाता है, जिसके कारण हमें छाले पड़ते हैं मुंह में। तो दोस्तों जिसे अल्सर कहते हैं।
तो दोस्तों इस प्रकार से आप लोगों को ध्यान रखना है। HCl की मात्रा बढ़ने पर एसिडिटी होती है, जिससे हमें छाले पड़ जाते हैं, जिसे अल्सर कहते हैं। इसे कम करने के लिए MgOH का होल ट्वाइस यानी कि मैग्नीशियम हाइड्रॉक्साइड दिया जाता है। ये क्षार होता है, इसे इनो कहते हैं, इनो पिलाया जाता है। इनो में क्षार होता है जो HCl अम्ल को कम कर देता है। तो इस प्रकार से दोस्तों ध्यान रखना है। दोस्तों HCl अम्ल एक जहरीला पदार्थ होता है, तो ये हमारे पेट को क्यों नहीं जलाता? दोस्तों ये हमारे पेट को इसलिए नहीं जलाता क्योंकि हमारे पेट की आंतरिक दीवारों में एक म्यूकस पाया जाता है, एक पदार्थ म्यूकस पाया जाता है। इस प्रकार से पेट की आंतरिक दीवारों में म्यूकस होता है, ये क्षार का होता है, क्षार की एक परत होती है जिसे म्यूकस कहते हैं। इसलिए ये HCl अम्ल हमारे पेट की दीवारों को नहीं जला पाता। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, पेट की आंतरिक दीवारों में म्यूकस क्षार की परत होती है, म्यूकस की परत होती है, जिससे HCl अम्ल जो है तो हमारे पेट को नहीं जला पाता। इस प्रकार से आप लोगों को ध्यान रखना है। दोस्तों दूसरा पार्ट होता है फंडिक। ये दूसरा पार्ट होता है फंडिक। ये सबसे बड़ा होता है, इन तीनों पार्ट में से सबसे बड़ा होता है फंडिक। दोस्तों इसी में भोजन 4 से 5 घंटा रहता है। दूसरे भाग फंडिक में जो है तो यहीं पर भोजन 4 से 5 घंटे तक रहता है। अमाशय की आंतरिक दीवारों में रूजी होती हैं, रूजी यानी कि कांटेनुमा संरचना होती है। इसी भाग में, दूसरे वाले भाग में इस प्रकार से रूजी नामक संरचना होती है, कांटेनुमा संरचना होती हैं। दोस्तों ये रूजी, ये जो कांटेनुमा संरचना होती है, ये जब हमको भूख लगती है तो ये हमें संकेत देता है। जब हमारा पेट खाली होता है तो ये कांटेनुमा संरचना खड़ी हो जाती है, जिससे हमारी पेट के दीवारों में चुभता है, जिससे हमें बोलते हैं कि पेट में चूहा लौट रहा है। तो दोस्तों ये पेट में चूहा नहीं लौटता, ये रूजी खड़ी हो जाती हैं, जिससे हमारे पेट में चुभने लगती हैं, जिससे हमें भूख का एहसास होता है। खाना खाने के बाद ये रूजी जो है तो बैठ जाती है। तो इस प्रकार से इनको आप लोगों को ध्यान रखना है। पेट की आंतरिक दीवारों में रूजी यानी कि कांटेनुमा संरचना होती है, जो हमें भूख लगने का एहसास दिलाती है। इसके बाद तीसरा पार्ट है दोस्तों पाइलोरिक। ये तीसरा पार्ट, इसका नाम है पाइलोरिक। अगर दोस्तों हमारा खाना नहीं पचा, जैसे कि कभी किसी पार्टी में गए, कुछ ज़्यादा खा लिया तो भोजन नहीं पचता, तो उसका कारण जो है तो पेट का तीसरा भाग पाइलोरिक होता है। भोजन ना पचने का कारण यही होता है। तो दोस्तों इसमें जो है तो जठर ग्रंथि पाई जाती है। इस प्रकार से गुच्छे नुमा संरचना पाई जाती है। यहाँ पर पेट के तीसरे भाग पाइलोरिक में गुच्छे नुमा संरचना पाई जाती है, जिसे जठर ग्रंथि कहते हैं। ये जठर ग्रंथि, इनमें से जठर रस निकलता है, एंजाइम्स निकलते हैं, जो भोजन को पचाने में मदद करते हैं। दोस्तों प्रोटीन का पाचन यहीं से शुरू होता है, पेट से शुरू होता है प्रोटीन का पाचन। प्रोटीन का पाचन मुख से नहीं होता। कार्बोहाइड्रेट का पाचन जो है तो मुख से शुरू हो जाता है, परंतु प्रोटीन का पाचन पेट से शुरू होता है। तो जठर ग्रंथि से जठर रस निकलता है, ये एंजाइम्स होते हैं। पेप्सिन नामक जो है तो एंजाइम निकलता है, जठर ग्रंथि से पेप्सिन नामक एंजाइम निकलता है, जो प्रोटीन को पचाता है, प्रोटीन को पेप्टोन में बदल देता है। पेप्सिन जो है तो पेप्सिन एंजाइम हो गया, पेप्टोन जो है तो प्रोटीन हो गया। पेप्सिन जो है तो प्रोटीन को पेप्टोन में तोड़ देता है। और दोस्तों एक एंजाइम और निकलता है जिसे रेनिन कहते हैं। रेनिन दूध को दही में बदल देता है, ये छोटे बच्चों में ज़्यादा बनता है। रेनिन जो है तो दूध को दही में बदल देता है और छोटे बच्चों में ज़्यादा बनता है। दोस्तों जैसे छोटा बच्चा अपनी माँ का दूध पिया और उसको 2-3 मिनट बाद, दूध पीने के 2-3 मिनट बाद अगर उल्टी आ गई तो वो दूध पीता है, परंतु उल्टी में जो है तो दही जैसा उल्टी करता है, थक्का थक्का जैसा उल्टी करता है। तो ये रेनिन ही बच्चों में ज़्यादा निकलता है, जो दूध को दही में बदल देता है। इस प्रकार से दोस्तों पेट से जो है तो 2 एंजाइम्स निकलते हैं, एक पेप्सिन हो गया, दूसरा रेनिन हो गया। पेप्सिन जो है तो प्रोटीन को पचाता है और रेनिन जो है तो दूध को दही में बदल देता है। इस प्रकार से आप लोगों को ध्यान रखना है। प्रोटीन का पाचन पेट से शुरू होता है। पेट का सब बड़ा वाला भाग जो है तो फंडिक होता है, इसमें भोजन 4 से 5 घंटे तक रहता है। और पेट के पहले भाग से, कार्डियक से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निकलता है, जो कीटाणुओं को भक्षण करता है। इस प्रकार से इन सभी चीज़ों को दोस्तों आप लोगों को ध्यान रखना है। और आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ये होता है दोस्तों पेट। ये हो गई ग्रास नली, ये हो गई ग्रास नली। ग्रास नली का भोजन पचाने में कोई योगदान नहीं होता, तो इसको आप लोगों को ध्यान रखना है। ये भोजन मुख से पेट तक पहुंचाने का काम करती है। ये हमारा पेट हो गया। इसमें 3 पार्ट होते हैं। बड़ा वाला भाग ये हो गया
और इसमें जो है तो HCl अम्ल निकलता है। कार्डियक, फंडिक, पाइलोरिक, इस प्रकार से पेट के 3 भाग होते हैं। पाइलोरिक में से दोस्तों 2 तरह के एंजाइम्स निकलते हैं। जठर ग्रंथि होती है उसमें। पेट के तीसरे भाग पाइलोरिक में जठर ग्रंथियां होती हैं, उसमें से 2 तरह के जठर रस निकलते हैं जिन्हें 2 एंजाइम्स कहते हैं। एक हो गया पेप्सिन पेप्सिन और दूसरा हो गया रेनिन। ये 2 एंजाइम्स निकलते हैं। ये जो है तो प्रोटीन का पाचन करते हैं। ये दूध को दही में बदलता है। इस प्रकार से दोस्तों आप लोगों को ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों, अब हम पढ़ते हैं यकृत। दोस्तों अब हम देखते हैं लीवर यानी कि यकृत। लीवर का भी हाथ होता है भोजन पचाने में, क्योंकि यहाँ से पित्त रस बनता है, पित्त रस निकलता है जो भोजन को पचाने में मदद करता है। तो दोस्तों हम इसके बारे में जानकारी लेते हैं। लीवर का अध्ययन, यकृत का अध्ययन हिपेटोलॉजी कहलाता है। यकृत का अध्ययन जो है तो हिपेटोलॉजी कहलाता है। यकृत की कोशिकाओं को हेपेटिक कोशिका कहते हैं, हिपेटिक कोशिका कहते हैं। यकृत की कोशिकाओं को हिपेटिक कोशिकाएं कहते हैं। ये दोस्तों लाल भूरे रंग की ग्रंथि है जो पेट के ऊपरी हिस्से में दाईं ओर स्थित होती है। ये शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो ये लीवर है। यह सबसे बड़ा आंतरिक अंग है। दोस्तों लीवर जो है तो हमारे शरीर का आंतरिक अंग है, सबसे बड़ा आंतरिक अंग है। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। हमारे शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग कौन सा है? तो लीवर है। और दोस्तों इसको भी आप लोगों को ध्यान रखना है। सबसे बड़ा अंग, अगर क्वेश्चन पूछता है सबसे बड़ा अंग क्या है, तो त्वचा हो जाएगा, स्किन। त्वचा यानी कि स्किन, सबसे बड़ा अंग त्वचा हो जाएगा। और अगर क्वेश्चन पूछता है कि आंतरिक अंग, सबसे बड़ा आंतरिक अंग कौन सा है, तो ये लीवर हो जाएगा। इस प्रकार से आप लोगों को ध्यान रखना है। लीवर में दोस्तों विटामिन डी और विटामिन ए संचित होते हैं। लीवर में विटामिन डी और विटामिन ए संचित होते हैं। फाइब्रिनोजिन प्रोटीन, हिपेरिन तथा यूरिया का निर्माण यहीं होता है। हमारे लीवर में ही फाइब्रिनोजिन प्रोटीन, हिपेरिन तथा यूरिया का जो है तो निर्माण होता है। पुनर्निर्माण की क्षमता सबसे ज़्यादा होती है, यानी कि घाव को भरने में सबसे ज़्यादा क्षमता इसी की होती है। मान लीजिए लीवर में कुछ लग जाए तो वो घाव जो है तो बहुत जल्दी भर जाता है। पुनर्निर्माण करने की क्षमता बहुत ज़्यादा होती है। और सबसे कम जो है तो मस्तिष्क में होती है। मस्तिष्क में अगर घाव लग जाए तो वो घाव कभी नहीं भर सकता। मस्तिष्क में कोशिका विभाजन लगभग ना के बराबर होता है। दोस्तों ये बात जो है तो कोशिका के चैप्टर में आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आएगा। ये चीज़ें कोशिका के चैप्टर में अच्छी तरह से समझ में आएगी, क्योंकि कोशिका में पूरा कोशिका विभाजन समझाया गया है कि किस प्रकार से होता है। इसके पहले एक वीडियो है तो आप लोग देख लीजिएगा। दोस्तों लीवर का आकार पुरुषों में 10.5 सेंटीमीटर होता है, महिलाओं में 7 सेंटीमीटर होता है। और इसका भार, लीवर का भार जो है तो 1.2 किलोग्राम से 1.5 किलोग्राम तक हो सकता है। तो इस प्रकार से आप लोगों को ध्यान रखना है। दोस्तों पित्तरस का स्राव लीवर से होता है, जो पित्ताशय नामक थैली में जमा होता है। दोस्तों इसको आप लोगों को ध्यान रखना है। लीवर में जो है तो पित्तरस बनता है। क्वेश्चन पूछेगा पित्तरस कहाँ बनता है, तो ये लीवर यकृत में बनता है पित्तरस। और जमा कहाँ पे होता है, तो पित्ताशय नामक एक थैली होती है जिसमें पित्तरस जमा होता है। तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि पित्तरस लीवर में बनता है और पित्तरस जो है तो पित्ताशय में जमा होता है। इस प्रकार से आप लोगों को ध्यान रखना है। पित्तरस जो है तो पाचन में मुख्य भूमिका निभाता है। वसा के पाचन में पित्तरस मुख्य भूमिका निभाता है। ये है दोस्तों हमारा लीवर। ये हो गई ग्रास नली, ये हो गई दोस्तों ग्रास नली। इधर हो गया हमारा पेट, स्टोमक, और ये है दोस्तों हमारा लीवर। इस प्रकार का होता है हमारा लीवर। ये है दोस्तों पीछे साइड का दृश्य। ये इधर ग्रास नली हो गई, इधर हमारा ये पेट हो गया, ये हमारा पेट हो गया, और इधर जो है तो ये लीवर हो गया। इधर दोस्तों ये जो थैली नुमा संरचना दिख रही है, ये थैली नुमा जो संरचना दिख रही है, यही है पित्ताशय। यहीं पर जो है तो पित्तरस जमा होता है। इस वाले एरिया में ये जो थैली नुमा संरचना दिख रही है, इसी में पित्तरस जमा होता है। पित्तरस बनता कहाँ है, लीवर में, और जमा कहाँ होता है, पित्ताशय में जमा होता है। तो इस प्रकार से दोस्तों आप लोगों को ध्यान रखना है लीवर।
लीवर क्या होता है, कैसे काम करता है। तो इस तरह से ये जो है तो काम करता है, और पित्त इसका जो है तो पित्ताशय में पित्तरस जमा होता है। इस प्रकार से आप लोगों को ध्यान रखना है। अब दोस्तों देखते हैं अग्नाशय ग्रंथि। ये अमाशय हमारा पेट हो गया। ये दोस्तों अमाशय अमाशय हमारा पेट हो गया। अभी हमने पढ़ा है अमाशय के बारे में। अमाशय हमारा पेट हो गया। और ये अग्नाशय अग्नाशय ग्रंथि है दोस्तों। इस ग्रंथि से पूर्ण पाचक रस निकलता है। ये ग्रंथि जो है तो मिश्रित ग्रंथि होती है। इस ग्रंथि से हार्मोन्स और एंजाइम्स दोनों निकलते हैं। अग्नाशय ग्रंथि से हार्मोन्स और एंजाइम्स दोनों निकलते हैं। तो इनको आप लोगों को ध्यान रखना है। इसमें हार्मोन्स दो तरह के पाए जाते हैं। अग्नाशय ग्रंथि में हार्मोन्स जो है तो दो तरह के पाए जाते हैं। एक हो गया कोलेसिस्टोकाइनिन, दूसरा हो गया सीक्रेटिन। दोस्तों हार्मोन्स का काम पचाना नहीं होता। यहाँ पर हार्मोन्स का काम है दोस्तों संकेत देना। जैसे दोस्तों भोजन हम पेट तक पहुंचा चुके थे, यानी कि अमाशय तक भोजन को पहुंचा चुके थे। ये हमारा अमाशय हो गया, अमाशय तक खाना आ गया था। यहाँ से हमको छोटी आंत अब मिलेगी। अब हमारा भोजन जो है तो छोटी आंत में पहुंचेगा। इधर हो गया लीवर, और इस अमाशय के पीछे इधर होती है अग्नाशय ग्रंथि। इस प्रकार से अग्नाशय ग्रंथि होती है। अमाशय के पीछे, पेट के पीछे अग्नाशय ग्रंथि होती है। तो दोस्तों इस अग्नाशय ग्रंथि से इसमें जो है तो कोलेसिस्टोकाइनिन हार्मोन्स होता है। तो ये हार्मोन दोस्तों लीवर से पित्त रस छोड़ने को बोलता है। जैसे ही भोजन पेट से छोटी आंत में जाएगा, यहाँ से जैसे ही पेट से होकर भोजन छोटी आंत में जाएगा, तो अग्नाशय ग्रंथि से कोलेसिस्टोकाइनिन हार्मोन निकलेगा, जो लीवर को पित्त रस छोड़ने के लिए संकेत देगा। बोलेगा कि भाई तुम पित्त रस छोड़ो, भोजन वहाँ पेट से निकल चुका है। इसी तरह दोस्तों सीक्रेटिन हार्मोन्स होता है। अग्नाशय ग्रंथि से सीक्रेटिन हार्मोन्स निकलता है, जो अग्नाशय से एंजाइम्स छोड़ने को बोलता है। अग्नाशय ग्रंथि से इसमें से एंजाइम्स छोड़ने को बोलता है। अग्नाशय ग्रंथि से एंजाइम्स छोड़ने को बोलता है। जैसे ही खाना इधर आया तो ये इसको संकेत देता है कि भाई तुम अब अपना एंजाइम्स छोड़ो, ताकि भोजन का पाचन हो सके। तो इस प्रकार से आप लोगों को ध्यान रखना है। अग्नाशय ग्रंथि में दो तरह के हार्मोन्स पाए जाते हैं। कोलेसिस्टोकाइनिन जो है तो लीवर से पित्त रस छोड़ने का संकेत देता है। और दूसरा सीक्रेटिन, ये सीक्रेटिन हार्मोन जो होता है ये अग्नाशय ग्रंथि से एंजाइम्स छोड़ने का संकेत देता है। तो इन दोनों हार्मोन्स को आप लोगों को ध्यान रखना है। अब दोस्तों अग्नाशय ग्रंथि में जो है तो तीन तरह के एंजाइम्स पाए जाते हैं। अग्नाशय ग्रंथि में तीन तरह के एंजाइम्स पाए जाते हैं जो भोजन को पचाने में मदद करते हैं। दोस्तों पहला हो गया लाइपेज जो है तो ये वसा का पाचन करता है। लाइपेज एंजाइम जो होता है ये वसा का पाचन करता है। एमाइलेज कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। ट्रिप्सिन जो है तो प्रोटीन का पाचन करता है। तो इन तीनों को ध्यान रखना है। ये पूर्ण पाचक रस होते हैं। ये एंजाइम्स जो होते हैं ये पूर्ण पाचक होते हैं, क्योंकि इसमें जो है तो सभी का पाचन होता है। वसा का भी पाचन होता है, कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है, और साथ में प्रोटीन का भी यहाँ पर पाचन होता है। इसलिए इसे पूर्ण पाचक रस कहते हैं। तो दोस्तों आप लोगों को ध्यान रखना है कि अग्नाशय ग्रंथि से पूर्ण पाचक रस निकलते हैं। लाइपेज, एमाइलेज और ट्रिप्सिन ये पूर्ण पाचक रस होते हैं। ट्रिप्सिन एंजाइम जो है तो प्रोटीन को पेप्टाइड में बदल देता है। तो इस तरह से दोस्तों आप लोगों को इनको ध्यान रखना है। अग्नाशय ग्रंथि से दो तरह के हार्मोन्स निकलते हैं। कोलेसिस्टोकाइनिन इसका काम होता है लीवर से पित्त रस छोड़ने को संकेत देता है, और सीक्रेटिन हार्मोन ये अग्नाशय से एंजाइम्स छोड़ने का संकेत देता है। अग्नाशय ग्रंथि से ही दोस्तों तीन तरह के एंजाइम्स निकलते हैं। लाइपेज ये वसा का पाचन करता है। एमाइलेज कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। ट्रिप्सिन ये प्रोटीन का पाचन करता है, प्रोटीन को पेप्टाइड में बदल देता है। तो इस तरह से दोस्तों आप लोगों को अग्नाशय ग्रंथि के बारे में ध्यान रखना है। ये है दोस्तों महत्वपूर्ण तथ्य, इनको आप लोगों को ध्यान रखना है। दोस्तों प्रोटीन बहुत आसानी से नहीं पचता है। प्रोटीन से हमें लेकिन आसानी से नहीं पचता, इसको पचाने में समय लगता है। तो दोस्तों सबसे पहले प्रोटीन का पाचन अमाशय में होता है। अमाशय में दोस्तों पेप्सिन नामक एंजाइम निकलता है जो प्रोटीन को पेप्टोन में बदल देता है। इसी तरह दोस्तों अग्नाशय से एक
एंजाइम निकलता है जिसे ट्रिप्सिन कहते हैं। ये ट्रिप्सिन जो है तो प्रोटीन को पेप्टाइड में बदल देता है, पेप्टोन को पेप्टाइड में बदल देता है। इसके बाद दोस्तों छोटी आंत से निकलता है एक एंजाइम, छोटी आंत से निकलता है जिसे इरेप्सिन कहते हैं। आगे हम छोटी आंत के बारे में पढ़ेंगे तो वहाँ समझ में आ जाएगा। छोटी आंत से इरेप्सिन एंजाइम निकलता है जो पेप्टाइड को यानी कि प्रोटीन को एमिनो एसिड में बदल देता है। इस एमिनो एसिड से हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। तो इस प्रकार से प्रोटीन का पाचन होता है दोस्तों। तो इन सभी चीज़ों को जो है तो आप लोगों को ध्यान रखना है। तो दोस्तों यहाँ पर समझिएगा आप लोग, ये हो गई दोस्तों ग्रास नली। ग्रास नली का कनेक्शन पेट से होता है। पेट इधर हो गया लीवर, ये हो गया पित्ताशय जहाँ पर पित्तरस जमा होता है। ये होती है दोस्तों अग्नाशय ग्रंथि जहाँ से 2 हार्मोन और 3 एंजाइम्स निकलते हैं। ये होती है अग्नाशय ग्रंथि। इस प्रकार से होता है दोस्तों, इस प्रकार से होती है अग्नाशय ग्रंथि। इस प्रकार से इधर लीवर हो गया, इधर ये पेट हमारा हो गया। पेट के पीछे होती है अग्नाशय ग्रंथि। तो इस तरह से आप लोगों को ध्यान रखना है। अब दोस्तों हम पढ़ते हैं छोटी आंत के बारे में। छोटी आंत दोस्तों ये आहार नाल का सबसे लंबा भाग होता है। आहार नाल का सबसे लंबा भाग होता है। यहाँ पर भोजन लंबी सफ़र तय करता है। दोस्तों इसकी लंबाई 6 से 7.5 मीटर होती है, यानी कि लगभग 18 से 22 फीट के आसपास। इतनी बड़ी होती है छोटी आंत, 18 से 22 फीट, लगभग 2 कमरों के बराबर। 10 फीट का अगर एक कमरा हो तो 2 कमरों के बराबर छोटी आंत की लंबाई होती है। इसमें भोजन का पूरी तरह से पाचन हो जाता है। छोटी आंत में जो है तो भोजन पूरी तरह से पच जाता है। प्रोटीन का भी यहाँ पर पूरी तरह पाचन हो जाता है। प्रोटीन को इरेप्सिन जो है तो एमिनो एसिड में बदल देता है। यहीं से हमें ऊर्जा की प्राप्ति होती है। दोस्तों इसमें जो है तो 3 भाग होते हैं। दोस्तों भोजन का अवशोषण जो है तो बिली नामक जगह में होता है। पहले हम इसको समझ लेते हैं। दोस्तों छोटी आंत में 3 भाग होते हैं, ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम। ये 3 भाग जो है तो छोटी आंत के होते हैं। ड्यूडेनम जो होता है छोटा होता है, शेषांध्र यानी कि इलियम जो होता है ये बड़ा होता है। तो दोस्तों ये जो शेषांध्र होता है इसमें पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है। शेषांध्र इलियम में पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है। दोस्तों भोजन का अवशोषण का अर्थ होता है, पचे हुए भोजन का अवशोषण जो है तो बिली नामक जगह में होता है। भोजन का अवशोषण का अर्थ होता है कि भोजन का अवशोषण वह प्रक्रिया है जिसमें पचे हुए भोजन के पोषक तत्व जैसे ग्लूकोज, एमिनो एसिड, वसा और विटामिन्स छोटी आंत की दीवारों से होकर रक्त या लसिका में प्रवेश करते हैं, जिससे हमें ऊर्जा की प्राप्ति होती है। तो भोजन का अवशोषण ये होता है। भोजन का अवशोषण कहाँ होता है तो ये छोटी आंत में होता है। छोटी आंत के 3 भाग होते हैं। छोटी आंत के तीसरे भाग में इलियम में होता है भोजन का अवशोषण। अवशोषण का अर्थ है कि पोषक तत्वों को ग्रहण करना। छोटी आंत की दीवार जो है तो पोषक तत्वों को ग्रहण करता है। एमिनो एसिड, ग्लूकोज, विटामिन्स, वसा ये सभी चीज़ों को अवशोषण करता है। ये बिली नामक जगह से होता है। छोटी आंत के तीसरे भाग में, छोटी आंत के तीसरे भाग में शेषांध्र में, इलियम में एक छोटी जगह होती है जिसे विली कहते हैं, जिसे बिली कहते हैं। यहीं से जो है तो भोजन का अवशोषण होता है। तो ओवरऑल आप लोगों को ध्यान रखना है कि भोजन का अवशोषण जो है तो छोटी आंत में होता है। यहीं से हमें ऊर्जा की प्राप्ति होती है। तो इस प्रकार से इन चीज़ों को ध्यान रखना है आप लोगों को। दोस्तों ये हमारी ग्रास नली हो गई, इधर हमारा पेट हो गया। पेट के बाद छोटी आंत। छोटी आंत के आखिर में यहाँ पर विली होती है। विली ये इस प्रकार की संरचना होती है। यहीं पर भोजन का अवशोषण होता है। इस तरह की ये बिली जो है तो होती है। यहीं पर जो है तो भोजन का अवशोषण होता है। तो इस प्रकार से आप लोगों को ध्यान रखना है। इधर लीवर हो गया, इधर अग्नाशय ग्रंथि हो गई। तो इन सभी चीज़ों को आप लोगों को ध्यान रखना है। ये है दोस्तों छोटी आंत। इस प्रकार से पूरा आहार नाल का सिस्टम होता है दोस्तों। इधर जो है तो ग्रास नली हो गई, ये अपना लीवर हो गया, इधर पेट हो गया, ये पित्ताशय हो गया, ये इधर जो है तो अग्नाशय ग्रंथि हो गई और पेट से होकर इसका कनेक्शन होता है। तो ये हमारी छोटी आंत हो गई। इस प्रकार से पूरी ये जो है तो छोटी आंत हो गई।
इस प्रकार से ये सब चीज़ें दिख रही हैं। तो दोस्तों छोटी आंत के बारे में ये सभी चीज़ें जो है तो आप लोगों को ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों और आगे बढ़ते हैं। अब हम समझते हैं बड़ी आंत। बड़ी आंत के बारे में जानते हैं। दोस्तों बड़ी आंत की लंबाई जो है तो 1.5 मीटर होती है। यह आहार नाल का अंतिम भाग होता है। आहार नाल का अंतिम भाग होता है बड़ी आंत। बड़ी आंत जो है तो आहार नाल का अंतिम भाग होता है। तो इसको आप लोगों को ध्यान रखना है। इसके अंतिम भाग में एक छिद्र होता है, छिद्र या द्वार होता है जिससे मल त्याग किया जाता है। इस द्वार को जो है तो गूदा कहते हैं, गूदा या एनस कह सकते हैं। इसमें किसी भी प्रकार का कोई पाचन नहीं होता। दोस्तों इसको आप लोगों को ध्यान रखना है, बड़ी आंत में किसी भी प्रकार का कोई भी पाचन नहीं होता। इसमें दोस्तों जल, खनिज लवण और औषधियों का अवशोषण होता है। जल का अवशोषण कौन करता है तो ये बड़ी आंत करती है। दोस्तों ध्यान रखना है, जल का अवशोषण कौन करता है तो ये बड़ी आंत करती है। बड़ी आंत के खराब होने से कालरा नामक बीमारी होती है। कालरा यानी कि हैजा, ये खतरनाक बीमारी होती है, बड़ी आंत के खराब होने के कारण होती है। अपेंडिक्स, अपेंडिक्स जो है तो दोस्तों तो ये बड़ी आंत में होता है। अपेंडिक्स बड़ी आंत में होता है जो चारा भूसा हरी पत्ती को पचाता है। दोस्तों अपेंडिक्स चारा भूसा हरी पत्ती को पचाता है। ये मनुष्यों में पाया जाता है। इसका आकार जो है तो बहुत छोटा हो गया है। बड़े जीवों में ये बड़ी मात्रा में पाया जाता है। अपेंडिक्स जो है तो बड़ी मात्रा में पाया जाता है बड़े जीवों में, जैसे जिराफ हो गया, हाथी हो गया और गाय भैंस हो गई। ये सब चारा भूसा पत्ती जो खाते हैं तो ये अपेंडिक्स उनमें ज़्यादा काम करता है, चारा भूसा पत्ती पचाने के काम में आता है। तो इस प्रकार से ध्यान रखना है। अपेंडिक्स जो है तो हम लोगों में भी पाया जाता है, मानव में भी पाया जाता है, लेकिन ये इस समय पर कोई काम नहीं करता, इसका कोई काम नहीं है, इसलिए इसका आकार छोटा होता जा रहा है। दोस्तों वह अंग जो शरीर में रहता है परंतु कार्य नहीं करता, जैसे अपेंडिक्स हो गया, अपेंडिक्स हमारे शरीर में है परंतु काम नहीं करता, उसे अवशेषी अंग कहते हैं। अवशेषी अंग क्या हो गया हमारे शरीर में? अपेंडिक्स। मल का पीला रंग बिलीरुबिन के कारण होता है। मल का पीला रंग जो होता है वो बिलीरुबिन के कारण होता है। बड़ी आंत के आखिर भाग में, बड़ी आंत के आखिरी में रेक्टम मलाशय होता है जिसमें सड़न हो जाती है, जिसके कारण बवासीर नामक रोग होता है। दोस्तों ये रेक्टम जो होता है तो ये बड़ी आंत के आखिरी भाग में पाया जाता है। जैसे आप कोई काम कर रहे हैं, आपको टॉयलेट आई और आप उसको रोक के रखे हैं, टॉयलेट को रोक कर रखे हैं, बैठे बैठे आप अपना काम कर रहे हैं, टॉयलेट नहीं जा रहे हैं, तो टॉयलेट को रोक कर रखे हैं, तो उसमें से जो है तो जब वहाँ पर टॉयलेट जमा होगी, गंदगी जमा होगी तो सड़न होगी और उस सड़न से बवासीर नामक रोग हो जाएगा। जो दीवारें होंगी, जो मलाशय की दीवारें होंगी उनमें जो है तो सड़न उत्पन्न हो जाएगी। उस सड़न में बहुत ज़्यादा दर्द होता है, उसी को बवासीर कहा जाता है। तो इस प्रकार से आप लोगों को ध्यान रखना है बड़ी आंत के बारे में। दोस्तों ये होती है बड़ी आंत, ये होती है दोस्तों बड़ी आंत, ये है बड़ी आंत। इस प्रकार से होती है बड़ी आंत। यहाँ पर होता है रेक्टम, इस जगह में होता है रेक्टम। अगर आपने यहाँ पर टॉयलेट रोक ली तो बवासीर होने की संभावना हो सकती है, इसलिए जैसे ही टॉयलेट आए तो तुरंत जाना चाहिए, रोक कर नहीं रखना चाहिए। तो दोस्तों इस प्रकार से जो है तो सभी चीज़ों को आप लोगों को ध्यान रखना है। ये हो गई हमारी अग्नाशय ग्रंथि, ये हमारा पेट हो गया, ये इधर लीवर हो गया, ये छोटी आंत हो गई और इधर जो है तो ये हमारी बड़ी आंत हो गई। इस प्रकार से सभी चीज़ों को जो है तो दोस्तों आप लोगों को जैसे मैंने बताया है डिटेल में उसी तरह से ध्यान रखना है, जिससे परीक्षा में कोई भी गड़बड़ी ना हो सके। दोस्तों ये साइंस जो है तो रेलवे के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, साथ ही इसके साथ ही जो दोस्तों अन्य एग्जामों के लिए भी महत्वपूर्ण है, इसलिए आप लोग आखिर तक बने रहें। अब दोस्तों देखते हैं भोजन शुरू करने से मल त्याग करने तक की प्रक्रिया क्या कहलाती है। दोस्तों अंतर्ग्रहण यानी कि भोजन ग्रहण करना, पाचन यानी कि भोजन का पाचन, अवशोषण पोषक तत्वों का अवशोषण करना, आत्मसात पचे हुए भोजन से ऊर्जा खींचना, निष्कासन मल मूत्र त्याग करना। इस प्रकार से भोजन की 5 प्रक्रिया होती है। भोजन शुरू करने से भागने तक की 5 प्रक्रिया होती है हमारे शरीर में। तो इन सभी चीज़ों को जो है तो दोस्तों आप लोगों को ध्यान रखना है।
दोस्तों कोई भी चीज़ आप लोगों को लंबे समय तक याद रखने के लिए रिवीजन करते रहना चाहिए। रिवीजन से आप लोगों को लंबे समय तक चीज़ें याद रखें रहेंगी। तो दोस्तों साइंस की ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।